Yo, 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 welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinod and I'm back. This is the third lecture of Newton's laws of motion. And आज के lecture में we are going to be doing constrained motion, specifically wedge constraints करेंगे. Let's go. तो if I look at एकदम basic example लेता हूँ. Suppose मेरे पास ऐसा wedge है. तो wedge मतलब is just a word for this. कोई triangular prism है या triangular shaped है. कोई भी random shape object block को wedge बोल देते हैं. एंड उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. नो ये वेज राइट में स्लाइड करेगा, ये ब्लॉक ऐसे नीचे स्लाइड करेगा. अगर मैं वेज के ऊपर जाके बैठूं और देखूं वन का मोशन, सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब मैं वेज के फ्रेम में जा रहा हूं एंड आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ वन. उसका मोशन विल बी अलोंग द इंक्लाइन. तुम ऊपर, इफ यू आर सिटिंग ऑन द वेज, इफ यू आर सिटिंग ऑन द वेज एंड यू आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक, वो कैसा होगा? along the incline, down the incline. So जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, दिस इज द नॉर्मल एक्सिस, उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा. ऑब्वियसली टू के रिस्पेक्ट में वन विल स्लाइड along the incline, नॉर्मल कंपोनेंट जीरो होगा. दैट इज द कंस्ट्रेंट, दैट्स इट. कंस्ट्रेंट का मतलब है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ द ब्लॉक्स. देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ द ब्लॉक्स. दे कैन नॉट जस्ट गो इंडिपेंडेंटली जैसे भी चाहिए वैसे, ऐसा नहीं. तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वन का नॉर्मल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू का नॉर्मल कंपोनेंट. And if you differentiate it, it will be acceleration का same relation. कि acceleration of one ground frame में, ये सब ground frame में, acceleration of one का ground frame का normal component और two का acceleration का normal component equal होना चाहिए. ठीक है. तो ये देख लो, इस पे examples करते तो और clear हो जाएगा how we can apply this. देख लो. So for example, मेरे पास एक ऐसा wedge है. और मेरे पास ये एक रॉड है दैट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव और इट इज स्लाइडिंग डाउन अ पाइप. तो ये जो मैंने फिक्स सरफेस बनाया दैट्स लाइक अ पाइप या दो वॉल्स है, उसके बीच में वो एक रॉड स्लाइड हो रहा है. सो इट इज फोर्स्ड टू स्लाइड इन अ वर्टिकल मैनर. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू, एंड वेज टू इज फोर्स्ड टू स्लाइड अलोंग द हॉरिजॉन्टल. Let's say this angle is theta. इसका velocity v1 है और इसका velocity v2 है. So what is the relation between v1 and v2? The relation between v1 and v2 is that their components along the normal have to be equal. तो ये angle theta. So what we are going to do is we are going to draw a vector diagram. हमेशा ऐसे ही करना है wedge constraints में या even string constraints में. Draw the vector diagram where you draw the common surface between the two objects, then you draw the normal also. ये मेरा normal हो गया और ये velocity v2 और rod का velocity v1. ठीक है, दोनों वेक्टर्स को बनाओ टेल एट दी ओरिजिन तो बहुत सिंपल हो जाता है. अभी कंपोनेंट बताओ v2 का कितना है along the normal? v2 sin theta है ना, because this angle is 90 minus theta. So v2 sin theta should be equal to velocity component of the rod along the normal v1 cos theta. बहुत ही सिंपल है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस. इवन दो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के पास के मन में थोड़ा फियर रहता है वो कंस्ट्रेंट वर्ड सुन के कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स दिखते हैं, बट एक्चुअली बहुत सिंपल है. फॉलो द मेथड, आइडेंटिफाई द कॉमन सरफेस, आइडेंटिफाई द कॉमन नॉर्मल. कॉमन मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का. ड्रॉ द सरफेस, ड्रॉ द नॉर्मल, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल, ड्रॉ द वर्टिकल, ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर्स एंड टेक द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट भी क्विकली रिवाइज करता हूं. कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी एक्सिस के अलोंग लेना है, दैट विल बी a cos theta, which will be the theta is the angle between the vector and the axis. cos के टर्म्स में ही डील करो, साइन के बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पर v2 का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, दिस एंगल इज 90 minus theta, तो v2 cos of 90 minus theta मतलब v2 sin theta, ऐसे. ठीक है, देख लो एक और एग्जांपल करते हैं. ऑलराइट, तो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, एक रॉड है. नाउ दिस इज स्लाइडिंग नॉट वर्टिकली बट एट एन एंगल, एंड इट इज एट एन एंगल सच दैट द रॉड इज स्लाइडिंग परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो बेसिकली इट इज अलोंग द नॉर्मल ऑफ द इंक्लाइन. ठीक है, एंड ये जो वेज है, द रॉड विल पुश द वेज टू द राइट, है ना. सो रॉड इज स्लाइडिंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकेंड. तो वेज का स्पीड कितना होगा वो पूछा गया. वही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ड्रॉ द कॉमन सरफेस, ड्रॉ द नॉर्मल, प्लॉट द वेक्टर्स, देन टेक द कंपोनेंट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल एंड इक्वेट. ट्राई करो. ठीक है, तो
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉमन सरफेस इज एट 30 डिग्रीज। ये मेरा कॉमन नॉर्मल हो गया दोनों के बीच का। ओके, वेलोसिटी वेक्टर्स v2 तो हॉरिजॉन्टल है और v1 किसके अलॉन्ग है, नॉर्मल के अलॉन्ग है, तो ये मेरा v1 हो गया। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो v2 का कंपोनेंट अलॉन्ग द नॉर्मल v2 cos 60, v1 का कंपोनेंट अलॉन्ग द नॉर्मल v1 itself, v1 इज एंटायरली अलॉन्ग द नॉर्मल। तो क्या चाहिए, v2 चाहिए ना, तो v2 वुड बी 2v1 cos 60 इज हाफ, और v1 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड दिया, तो v2 वुड बी, ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देख लो। Alright, I have another question. Wedge 2 is sliding down an incline, pushing wedge 1 to the right. Wedge 2 has a, मैंने उल्टा कर दिया, ये v1 बोलता हूँ velocity, ये v2 बोलता हूँ। So wedge 2 has velocity v2 and wedge 1 has velocity v1. तो find चलो find v2 in terms of v1. Try करो। Okay, first फिर से vertical, horizontal, common surface अभी 1 और 2 का क्या है? ये है common surface. The vertical itself is the common surface and therefore the horizontal is the normal. Between the blocks that are moving, वो common surface देखना है अपने को। तो ये common surface है और ये common normal है, ठीक है। horizontally मेरा normal बन गया। अच्छा, velocities v1 तो normal के along ही है और v2 is at an incline, v2 is along the incline, v2 is at an angle of theta to the horizontal। हो गया। अभी along the normal equate करो velocity, v1 का कितना component है, पूरा v1 ही है, और v2 का कितना, v2 cos theta, so therefore v2 is v1 sec theta, that's your answer। सिंपल है यार, वही एक ही प्रोसेस करना, पहले वो डायग्राम बनाओ और कंपोनेंट्स इक्वेट करो, ठीक है। देखो येट अनदर क्वेश्चन, ये वेज है, वेज 1, वेज 2, वेज 1 is sliding along the incline, pushing wedge 2 to the right। Now find wedge v1 का स्पीड दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड, find v2। ओके, सेम प्रोसेस, फटाफट ट्राई करो। ओके, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉमन सरफेस अभी क्या है 1 और 2 का, ये दिस इज द कॉमन सरफेस at an angle of 45 degrees to the horizontal. Common normal will therefore be perpendicular to it. Okay, then plot the velocities. v2 is along the horizontal, v1 is at an angle of 45 degrees to the horizontal, ऐसे। तो कैन यू सी कि v1 is along the common normal, समझा। v2 itself is v1 itself is along the common normal because it is at an angle of 45 degrees। ये मैंने एंगल ऐसे दिया such that v1 came out to be along the common normal। हो गया। along the normal v1 का कंपोनेंट कितना है, पूरा ही v1 है, और v2 का कंपोनेंट कितना है, ये 45 डिग्री, तो v2 cos 45, तो v2 का वैल्यू, v1 का 1 दिया तो v2 का वैल्यू, ठीक है। आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू गेट इट। नाउ यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, एटलीस्ट वेज कंस्ट्रेंट्स। देख लो अनदर क्वेश्चन, आई हैव वेज, आई हैव अ स्फीयर नाउ, स्फीयर या सिलेंडर जो भी बोलो, एंड आई हैव अ वेज। सो द वेज 2 इज स्लाइडिंग अलोंग दिस इंक्लाइन, वेज 1 इज स्लाइडिंग अप दिस इंक्लाइन, ये एंगल्स दोनों का सेम है। स्फीयर 1 इज स्लाइडिंग अलोंग द इंक्लाइन और v1 v2 दोनों वेलोसिटीज का रिलेशन चाहिए। ओके, क्विकली ट्राई इट आउट। ऑलराइट, तो कॉमन, अच्छा पहले तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉमन सरफेस इज नाउ व्हाट, वर्टिकल, सो कॉमन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन, सॉरी इसका वेलोसिटी v2 ऐसे है एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, एंड v1 इज एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल अगेन, बट ऊपर है। ओके, दोनों का कंपोनेंट्स अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल ही सेम है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, दे बोथ सेम, ठीक है। देख लो नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन वेयर वी हैव 3 बॉडीज। तो 3 बॉडीज मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट बी का देखो मैं, तो 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, एक ए के साथ है और एक सी के साथ है, तो दोनों जगह दोनों पॉइंट्स पे वील हैव टू राइट द कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। सो C is moving to the right with 2 meter per second, A is going down with 1 meter per second, vertically down, this surface is horizontal, A and B का interface is horizontal, वो दिया गया क्वेश्चन, ये सब दिया गया। Find the velocity of B का वेक्टर I cap J cap फॉर्म में। So basically in such questions we have to assume a general velocity for B। You assume velocity of B is some Vx I cap plus Vy J cap, ठीक है। तो दोनों के लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। So
Just try it out, then take a look at my solution. Basically just write a constraint relation A और B के बीच में, then B and C के बीच में. Okay, 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 2 अननोन्स. ट्राई करो. ऑलराइट, तो अगर मैं A और B का देखूं, तो A और B के बीच का जो सरफेस है वो तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो यही मेरा कॉमन सरफेस है, तो वर्टिकल मेरा नॉर्मल हो गया. तो A का वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड. और B का जो y कंपोनेंट होगा वही नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा. सो कैन यू सी कि B का जो वेलोसिटी है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड होना चाहिए ना, डाउनवर्ड. तो मैंने j का वो ऊपर लिया, तो बेसिकली Vy इज -1. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ B के 2 कंपोनेंट्स माने x एंड y, एंड अलोंग द नॉर्मल इज नथिंग बट द y एक्सिस. तो उसके अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ A एंड B सेम होना चाहिए. तो if A is going down with 1 meter per second, B का y component should also be 1 downwards. So -1 आ जाएगा when we write it later on in terms of I cap J cap. Okay. So what about Vx? Now let's consider B and C का interface. Vertical and horizontal. Common surface between B and C is at 30 degrees to the horizontal. Common normal. Okay, what is the velocity of C? 2 meter per second to the right. What is velocity of B? So B has a velocity. Assume it is Vx, some Vx to the right, B का, and 1 meter per second downward. तो अपने को already पता चल गया. तो Vx and 1 is the velocity of B. ठीक है? Okay. तो C का component कितना है along the normal? 2 cos 60. So 2 cos 60 is a component of C along the normal. B का क्या है? एक Vx है और एक 1 है, तो दोनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, because resultant velocity of B is resultant of 1 and Vx. कितना रहेगा? Vx cos 60 and 1 cos 30. Vx cos 60 plus 1 cos 30. ठीक है? 1 cos 30, Vx cos 60. हो गया. तो देखो Vx का वैल्यू आ गया ना, ये this is 1 and this is √3 by 2. तो Vx cos 60 मतलब Vx by 2 would be equal to 1 minus √3 by 2. So Vx का वैल्यू आ गया. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ B पूरा मेरे को मिल गया 2 minus √3 I cap minus 1 J cap. ओके. कुछ नहीं, दो कंस्ट्रेंट लिखना है बस, सिंपल. तो ऐसे B जैसे दे विल आस्क यू क्वेश्चन, देन you have to see कि ये B का जो वेलोसिटी है that can be in a general direction. तो Vx Vy दोनों अपने को अज्यूम करना, 2 इक्वेशन आ जाएगी. देखो. Alright, another 3 body system. मेरे पास A, B, C. A is sliding to the left with 1 meter per second, C is sliding to the right with 2 meter per second. The question is asking us find the speed of B. तो x का कंपोनेंट करके फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा B का. ट्राई करो. ये वर्टिकल दिया हुआ है. ठीक है. ओके. सो वंस अगेन B का कुछ Vx Vy मान लेते हैं. सो लेट्स से B का मैं ऐसा कुछ मानता हूँ, एक Vx ऐसे और एक Vy ऐसे. ठीक है. तो इफ आई फर्स्ट लुक एट B एंड C, तो मुझे डायरेक्टली Vx आ जाएगा, बिकॉज B एंड C के अलॉन्ग कॉमन सरफेस जो है वो वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए. B का कंपोनेंट कितना है हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग? Vx. C का कितना है? 2. तो Vx डायरेक्टली मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड आ गया. ठीक है. अब A और B के अलॉन्ग देखते हैं. सो A और B के लिए वही स्टैंडर्ड तरीका, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कॉमन सरफेसेस आर 30 डिग्रीज. कॉमन नॉर्मल. ठीक है. एंड वेलोसिटी ऑफ A 1 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट, और वेलोसिटी ऑफ B, एक तो B का 2 टू द राइट है Vx, एंड एक डाउनवर्ड्स Vy माना ना. कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग इक्वेट कर रहे हैं अपने को. ये भी 60 हो रहा है. ओके. तो A का वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल कितना है? 1 cos 60. B का Vy cos 30. तो B के पास 2 कंपोनेंट्स है, Vy cos 30 डाउनवर्ड नॉर्मल है, -2 cos 60. ठीक है. देख लो.
तो आ गया वी वाई, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 1 cos 60 हाफ प्लस 2 cos 60, सो ये 3/2 बन जाएगा, एंड दिस इज √3/2, तो मेरे पास वी वाई का वैल्यू √3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, तो बी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में √3 मीटर पर सेकंड हो गया ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 + 3 7, दैट्स योर आंसर। आई होप यू वर आल्सो एबल टू गेट इट। ठीक है, देखिए सो अभी तक अपन ने पूरा कंस्ट्रेंट पढ़ लिया। वी नो नाउ हाउ टू राइट कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद राइटिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, बट हाउ टू यूज कंस्ट्रेंट इक्वेशंस इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल एक्सेलरेशन, तो वो अभी देखते हैं अपन। सो लेट्स गो बैक टू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जो अपन ने कंस्ट्रेंट, जिसका कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला है, बट नाउ सेम एग्जांपल्स में वी विल ट्राई टू फाइंड द एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और द वेजेस। तो ये वाला एक एग्जांपल है, ये अपन ने कंस्ट्रेंट रिलेशन इसका ऑलरेडी देखा था। आई हैव अ रॉड, आई हैव अ वेज हियर, मास इसका m है, इसका km है, k is just some numerical number। ठीक है, एंगल अल्फा दिया हुआ है, आई वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एंड द वेज। ओके, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में वी विल फर्स्ट राइट डाउन द कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो जो वेलोसिटी का कंस्ट्रेंट रिलेशन था वही एक्सेलरेशन का भी होगा। तो क्विकली लेट मी जस्ट ड्रॉ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉमन सरफेस इज एट एन एंगल अल्फा, कॉमन नॉर्मल विल बी दिस between the rod and the wedge. So rod will slide down this between the two walls. तो rod का acceleration let me call it A1 and wedge का acceleration horizontal होगा ना A2। ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा। ओके, along the normal इक्वेट करो, A1 cos अल्फा is A2 cos of 90 माइनस अल्फा, मतलब A1 is equal to A2 tan अल्फा। ठीक है, यही वेलोसिटी का रिलेशन अपन ने निकाला था बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में। ऑलराइट, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। नाउ once we have the constraint relation, first step is always to write constraint relation. Now we'll write the acceleration in terms of the common normal force between the rod and the wedge. तो रॉड का जो एक्सेलरेशन वो वर्टिकल है ना, तो क्विकली अगर एफपीडी ऑफ रॉड बनाए, एक mg नीचे लगेगा और एक नॉर्मल जो है, सी कॉमन सरफेस ऐसा है, तो नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, कॉमन सरफेस ऐसा है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, कॉमन सरफेस एट एन एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा। ओके, वॉल भी फोर्स लगा सकता है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज वॉल विल ओनली अप्लाई हॉरिजॉन्टल फोर्स, वी आर ओनली कंसर्न विद द वर्टिकल फोर्स बिकॉज अपना रॉड का एक्सेलरेशन वर्टिकल। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली यहीं पे लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा, mg माइनस n cos अल्फा, डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए, डिवाइडेड बाय मास। ये मेरा A1 हो गया। फिर A2 क्या आएगा, वेज का एफपीडी बनाओ, ये अल्फा है, वेज पे ऐसा नॉर्मल फोर्स लगेगा बाय द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, that is the only normal force that has a horizontal component, na? Ground and gravity will not play any role in the horizontal acceleration of the wedge. So n sin alpha, this is 91 s alpha, so A2 is n sin alpha divided by k into m into ये tan alpha। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स के लिए सॉल्व करते हैं, एंड वंस वी सॉल्व फॉर नॉर्मल फोर्स देन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस बिकम्स एक्सेलरेशन ऑफ वेज, दिस बिकम्स एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। So, जो प्रोसेस मैंने अभी बताया, दैट बेसिकली वी आर अवॉइडिंग इन अ वे, वी आर अवॉइडिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमेशा वी विल ट्राई एंड राइट द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉमन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स व्हिच इन दिस केस इज नॉर्मल फोर्स। तो एक ही इक्वेशन है मेरे पास, नॉर्मल फोर्स सॉल्व करना है। वंस वी गेट नॉर्मल फोर्स देन टेंशन द एक्सेलरेशंस आर वेरी सिंपल। तो क्विकली इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। के इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो के एम जी इज इक्वल टू के कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टैन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू, ये मेरा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, है ना, सही लिखा मैंने। तो नॉर्मल फोर्स मेरा देखो कितना आ गया, के एम जी डिवाइड बाय, तो मेरे को चाहिए तो tan अल्फा को साइन बाय कॉस लिख सकते हो, कॉस इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो सब खुद कर सकते हो, दैट इज जस्ट ट्रिगो एप्लीकेशन। हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना आ गया, n साइन अल्फा बाय km, इसको साइन अल्फा बाय km से डिवाइड कर दो इस चीज को, दैट्स इट। तो km से डिवाइड किया तो km km कैंसिल हो जाएगा और साइन अल्फा ऊपर आ जाएगा, तो g साइन अल्फा डिवाइड बाय प्लस दिस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक है,
एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड? तो एक बार एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया, डोंट यूज फोर्स इक्वेशन, यूज कंस्ट्रेंट, बिकॉज कंस्ट्रेंट इज यूजुअली इजी. The acceleration of rod is nothing but a2 into tan alpha. So this into tan alpha. तो g sin alpha tan alpha divided by ठीक है. So very straightforward. हमेशा constraint लिखो, express the acceleration in terms of the normal force, solve for the normal force, then get one of the acceleration whichever you think is easier, then use constraint to get the other acceleration. This is the process. Okay, so this was Irodov का question. मुझे याद नहीं कौन सा है, भूल गया मैं नंबर. आई थिंक सॉरी, याद नहीं मुझे, बट ये डायग्राम दिख जाएगा तुमको. इरोडोव का टेक्स्ट बुक खोलोगे न्यूटन्स लॉज में, ये डायग्राम दिख जाएगा. ओके, तो दिखने में डिफिकल्ट लगता है बट प्रोसेस एक बार समझ गया तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. राइट, देखो फिर एक बार मैं तुमको देता हूँ करने को. देख लो, एक सिलेंडर है, एक वेज है. ये सेम क्वेश्चन अपन ने कंस्ट्रेंट में भी किया था. कॉमन सरफेसेस, दिस इज वर्टिकल, ठीक है, दिस लाइन इज वर्टिकल. फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर या सिलेंडर एंड द वेज. ओके, मासेस m1 m2 दिया, ये एंगल्स दोनों अल्फा दिया. कंस्ट्रेंट रिलेशन इसका लिखा था, वही सेम कंस्ट्रेंट रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए आएगा. देन नॉर्मल फोर्स, दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स के टर्म्स में राइट डाउन द एक्सेलरेशन. जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ट्राई करो. Okay, so if this is going up with acceleration a1, this will come down the incline. So once again vertical, horizontal. Common surface is vertical, तो यही horizontal मेरा normal बन गया. a1 is along the incline, alpha, and a2 is along this incline, which is also at an alpha angle from the horizontal. So जैसे वेलोसिटी वाले केस में देखा था, वहां पे कंपोनेंट्स इक्वेट करो, a1 cos अल्फा से a2 cos अल्फा, तो a1 और a2 दोनों इक्वल आ गए. ठीक है, सिंपल. सो बस a1 का वैल्यू क्या होगा, अभी इसका एफपीडी क्या बनेगा कि नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा ना, और एक mg, और एक इंक्लाइन का भी नॉर्मल लग सकता है. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन तो आएगा नहीं. वी आर ओनली गोइंग टू राइट द फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन. ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल फोर्स दिस वे. ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा. ठीक है, दिस इज माई इंक्लाइन. तो इंक्लाइन के पैरेलल नॉर्मल का कंपोनेंट कितना होगा, n cos अल्फा, और mg का कंपोनेंट mg sin अल्फा. सो आई विल हैव n cos अल्फा माइनस mg sin अल्फा, ये m1 है ना, डिवाइड बाय m1. दिस इज माई एक्सेलरेशन a1. ठीक है, सिमिलरली आई विल राइट एक्सेलरेशन a2. a2 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, वेज पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, एक m2g, एक नॉर्मल बाय द हॉरिजॉन्टल अलोंग द हॉरिजॉन्टल बाय m1, एंड some normal by the incline, which again we are not concerned with because I want to write acceleration or force equation only along the incline, the angle alpha. ठीक है, तो ये भी अल्फा. ओके, तो ये 90 माइनस अल्फा है, m2g sin अल्फा n cos अल्फा डिवाइड बाय m2. ठीक है, हो गया यार. n के लिए अभी सॉल्व करना, दैट्स इट. आई होप यू वर आल्सो एबल टू डू इट. फटाफट लेट मी जस्ट सॉल्व इट, और लेट मी जस्ट राइट द फाइनल इक्वेशन. कर लेता हूँ. चलो, ये m2 cos अल्फा, ये m1 cos अल्फा, तो ऐड हो जाएगा ये m2 इंटू m1 यहाँ पे. ओके, तो हो गया 2m1 m2g sin अल्फा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 cos अल्फा, तो वो tan अल्फा बन जाएगा ना. ठीक है, देख लो. आई होप यू आर आल्सो एबल टू गेट इट, जस्ट अलजेब्रा. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम Krotov. Krotov is a book that is supposedly tougher than Irodov. In my opinion, different है. Irodov is more calculus based. Krotov is generally more lesser calculus based and more physics based. ऐसा बोल सकते हो. Both are good books. And I mean, if you're able to get it, very well done. ठीक है. I enjoy giving questions from such books जो लोगों को टफ लगता है. बट अगर स्टार्टिंग पहला ही प्रॉब्लम अपन ने Irodov का कर लिया, आज पहला ही प्रॉब्लम Irodov का क्या, जब एक्चुअल जो प्रॉब्लम कर रहे हैं एक्सेलरेशन निकालने का, पहला इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था Irodov,
ये क्रोटोव, अभी बाकी सारे प्रॉब्लम्स एकदम बेसिक लगेंगे तुमको इस टॉपिक में, ठीक है। आई लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद what everyone calls as the toughest book or toughest problems, and then everything else seems easy, ठीक है, once you know the process. Alright, and कोई कोई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि I just make you guys do the easiest, I pick out the easiest problem from Irodov, easiest problem from Krotov और वो दे देता हूँ, फिर तुम लोग सोचते हो कि हाँ मेरे से Irodov बन गया, Krotov बन गया, but that is not true. ऐसा नहीं कि मैंने एक प्रॉब्लम उठाया Irodov से, काइनेमेटिक्स में हर लेक्चर में एक Irodov से उठाया, कहीं पाथफाइंडर से उठाते बैठ रहा हूँ, तुमको देते बैठ रहा हूँ. You have solved now, by now you have solved many problems from Irodov. You have solved many problems from Pathfinder during my lectures. So if you are finding them easy, थोड़ा सोचो, has the Irodov level gone down or has your physics level gone up? Think. आगे बढ़ते हैं. देख लो, very nice question. I have a plank, बोल दो, a surface that is accelerating vertically upwards with acceleration a naught, और एक ब्लॉक रखा हुआ है उस पर, स्मूथ है सब कुछ, तो फाइंड ए नॉट सच दैट ब्लॉक हैज जीरो वर्टिकल एक्सेलरेशन. तो जीरो वर्टिकल कंपोनेंट बोलना चाहिए, जीरो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. तो ब्लॉक का कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो सकता है जो अपने को पता नहीं है, ठीक है. ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है, ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हैं, बट वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो. तो वो कंडीशन के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए नॉट. ओके, जस्ट राइट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन and you might need to write a force equation also. You can assume mass m कुछ तो है, कट जाएगा hopefully. So write constraint and force on this block and देखो, try करो. Alright, so अगर इसका acceleration a है, because vertical component 0 तो सिर्फ horizontal होगा ब्लॉक का, तो constraint लिखते हैं, vertical, horizontal, common surface, angle theta, this is the normal. तो इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है और इसका एक्सेलरेशन कुछ ए अननोन है, ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स थीटा. तो ए नॉट का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, ए नॉट कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, ए साइन थीटा. तो ए का वैल्यू आ गया. ओके, अब थोड़ा फोर्स भी कुछ करना पड़ेगा अपने को. फोर्स इक्वेशन लिखता है. तो अगर मैं एफपीडी बनाऊं ब्लॉक का, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? दो ही लग रहा है ना, एक एमजी और एक नॉर्मल. दिस द इंक्लाइन, दिस द नॉर्मल. Because their acceleration is only along the horizontal, can I balance forces along the vertical? Can I write n cos theta is equal to mg, and n sin theta should be equal to mass into acceleration. तो डिवाइड करके देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास. डिवाइड करूंगा तो मेरे पास cot theta आ जाएगा g by a. So a is g tan theta. So a नॉट cot theta is equal to g tan theta. अपने को a नॉट का वैल्यू चाहिए, and that's your answer. ठीक है, कुछ नहीं यार, फोर्स इक्वेशन लिखा मैंने. अपने को पता है एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर दिया और हॉरिजॉन्टल में इक्वेट कर दिया. n का कंपोनेंट इक्वल ma, तो नॉर्मल को एलिमिनेट करके a कर ले, a का वैल्यू आ गया तो a नॉट का भी वैल्यू आ गया. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम पाथफाइंडर. I basically made you do Irodov, Krotov, Pathfinder, सब कुछ इस लेक्चर में करा दिया तुमको, एक एक क्वेश्चन इस वेज कंस्ट्रेंट पे. ठीक है, आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर. आगे बढ़ते हैं. देख लो, नाइस क्वेश्चन. आई हैव टू वेजेस और इस वेज ए को फोर्स से पुश कर, दोनों का मास सेम है. दिस इंक्लाइन इज एट एन एंगल 37 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल. क्या मुझे सबसे पहले फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ नॉट टू पुश बी अप. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो बी नीचे स्लाइड करेगा, ए लेफ्ट में चला जाएगा, है ना. तो जस्ट मिनिमम फोर्स टू जस्ट पुश बी अप, मतलब बी का एक्सेलरेशन जस्ट जीरो करो. एंड सेकंड केस में अगर उसका डबल फोर्स लगा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है. ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ट्राई इट आउट, दैट टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो फर्स्ट केस में जस्ट अपने को फोर्स बैलेंस करना है. तो अगर मैं फोर्स बैलेंस करूंगा, बी, ये बी है मेरा, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स लगेगा. तो दिस इज एट 37 डिग्रीज, दिस विल ऑल्सो बी 37 डिग्री, करेक्ट. सो n cos 37 शुड बैलेंस आउट द ग्रेविटी ऑफ b. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगेगा वॉल का, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी ओनली कंसर्न विद वर्टिकल कंपोनेंट्स. सो n cos 37 शुड बी इक्वल टू mg. b पे लंब बना दिया, तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया मेरे पास 5 mg by 4. ठीक है, cos 37 is 4 by 5. एंड
ए पे अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं तो एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, एन इज मेकिंग एंगल ऑफ 37 विद द वर्टिकल ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 53 बनाएगा, करेक्ट। सो एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बैलेंस आउट नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑन ए, तो कैन आई राइट एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी एन cos 53, cos 53 मतलब 3/5, तो ये बन जाएगा 3 mg/4, ठीक है। तो दिस इज माई एफ नॉट, मिनिमम फोर्स एफ नॉट टू पुश बी अप, सो जस्ट टू मेंटेन बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा क्या, नहीं ठीक है, चलो इतना स्पेस बस हो गया। डबल फोर्स लगा दे तो 3 mg/2 फोर्स लगा रहे तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ओके। तो पहले तो कंस्ट्रेंट लिखते हैं, कॉमन सरफेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कॉमन नॉर्मल। कॉमन सरफेस आर 37 डिग्री, ओके, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, सॉरी कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन प्लॉट करेंगे। बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, ए का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा, ए ऐसे रहेगा, बी ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये कितना एंगल है, ये 37 है, 53, 37, 53 अलॉन्ग द नॉर्मल। एक्सेलरेशन ऑफ बी cos 37 मतलब 4/5 should be equal to acceleration of A cos 53 3/5। सो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, 4AB is equal to 3AA, ठीक है। नाउ लेट्स राइट द फोर्स इक्वेशन। तो अब नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाएगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गया। इस एफबीडी में, इसी एफबीडी में देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स है, n cos 37 माइनस mg है ना, सो 4 टाइम्स AB को लिखता हूं, कितना आ जाएगा n cos 37 माइनस mg, सो n cos 37 मतलब 4n/5 माइनस mg डिवाइड बाय m, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ B। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ A? A पे कितना लग रहा है, F माइनस n cos 53, सो 3 टाइम्स F माइनस n cos 53 मतलब 3/5 डिवाइड बाय m। मास सेम है तो कट गया, हो गया यार। अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितना आ जाएगा ये 16, 5 यहाँ पे ले लेता हूँ, माइनस 5 mg, दिस विल बिकम, सॉरी ये 20 हो जाएगा ना, 420 mg, ये बन जाएगा 15f, और f का वैल्यू कितना है, डबल, 2, और ये हो जाएगा माइनस 9n, ठीक है। तो 16, 9, 25, 45/2 प्लस 20, 45/2 प्लस 20 मतलब 40 हो जाएगा 85 mg/2। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू, ये तो कैलकुलेशन है यार, एक बार चेक कर लो, मैंने करेक्ट किया है ना, 17 mg/10 आ रहा है, ठीक है। हो गया ना। एक्सेलरेशन ऑफ कोई भी एक निकालो, पहले एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 4n/5, 4/5 मतलब कितना हो जाएगा, 34/25 माइनस mg मतलब 9g/25, और a के लिए तो डायरेक्ट कंस्ट्रेंट यूज करो, कहता क्या, एक्सेलरेशन ऑफ a इज 4/3 टाइम्स, तो 4/3 मतलब 12g/25, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट लॉजिक एक ही चीज है, हर कंस्ट्रेंट इक्वेशन में यही क्या अपन है, हर ऐसे प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट लिखो, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ द नॉर्मल, दैट्स इट, देख लो। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास 3 बॉडीज है अभी। नाउ क्वेश्चन आस्किंग अस फाइंड m dash, this will slide down such that, let me call it A, B and C, such that A and B move together, ठीक है। तो A is not slipping with respect to B, alright। तो we'll use the result from the previous lecture जो अपन ने देखा था pseudo force की जब बात की थी, ठीक है। तो if you watch the previous lecture we are going to use the result from that, so we are going to use, मतलब you are going to use, so pause the video, try it out, then फिर मेरा solution देखो, alright। तो you remember कि मेरे पास एक wedge है, ये एंगल थीटा है, if this block is at rest with respect to the wedge the acceleration should be g tan theta, है कि नहीं। सो यहाँ पर हो जाएगा g/√3 tan 30 1/√3, ठीक है। तो मेरे पास इस a और b, नाउ आई कैन बेसिकली कंसिडर
A and B as one body of mass 2m and acceleration is g by √3. तो ये वाला इंक्लाइन का अभी जरूरत है नहीं अपने को, एंड मेरे पास एक सी रॉड है मास m डैश. ओके, ऑलराइट. तो m डैश का कुछ एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड होगा. तो पहले तो अभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कंस्ट्रेंट लिखेंगे पहले. तो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉमन सरफेस एट 30 डिग्रीज, कॉमन नॉर्मल. दिस इज g by √3 एंड m डैश का एक्सेलरेशन a. तो अलॉन्ग द नॉर्मल क्या रहेगा, a cos 30 शुड बी इक्वल टू g by √3 cos 60 g by 2 √3. तो मेरे पास a का वैल्यू क्या आ गया, cos 30 is √3 by 2 ना. तो √3 by 2 तो g by 3 आ गया. करेक्ट, चेक कर लो. हाँ, अब a को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब अपने को फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा नॉर्मल के टर्म्स में. तो अगर एक्सेलरेशन g by 3 है तो सबसे पहले तो ए बी का एफपीडी बनाता हूँ. ये इंक्लाइन 30 डिग्री पे, ये मेरा नॉर्मल फोर्स लगेगा. करेक्ट, ये 60. तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ए बी पे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल प्रोवाइड द एक्सेलरेशन g by √3. तो वो लिख लेते हैं इक्वेशन, n cos 60 शुड बी इक्वल टू 2m मास है अभी इनटू g by √3. तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया मेरे पास 4m g by √3. एंड देन अब m डैश का एफपीडी बनाता हूँ. इंक्लाइन एक नॉर्मल ऐसे लगेगा और एक m डैश डी ऐसे लगेगा. नॉर्मल इज मेकिंग सॉरी इंक्लाइन इज एट 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री. वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखूं मैं, m डैश जी माइनस नॉर्मल कितना है 4m g by √3 इंटू cos 30 इंटू √3 by 2 शुड बी इक्वल टू m डैश इंटू a, है कि नहीं. m डैश जी माइनस n cos 30 is m डैश a एंड a का वैल्यू भी पता अपने को g by 3 हो गया ना यार. a का वैल्यू g by 3 है तो m डैश इंटू 2g by 3 शुड बी इक्वल टू 4mg by 2. ठीक है, तो m डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 m है ना, नहीं सॉरी 3m. ठीक है, so that's your answer. I hope you were also able to get it. This is a so ये last couple of questions are very good level questions. नहीं भी आंसर फाइनल आया तो कोई बात नहीं, प्रोसेस समझ लो, सिमिलर ही है प्रोसेस, हमेशा वही करते हैं. कंस्ट्रेंट बस यहाँ पे एक रिलेशन एक्स्ट्रा यूज किया. वी कंबाइंड दिस व्हाट वी स्टडीड टुडे विद व्हाट वी स्टडी लास्ट टाइम. ऑलराइट, देख लो. That's it for today. I hope you're working hard. Be consistent. I'll see you at the top. Good night.